मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 8 जो कि एक संस्मरण है और जिसका नाम है नीलू, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और यह पाठ जो है नीलू, जिसको कि महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। आइए इस पाठ को पढ़ने से पहले हम पाठ का उद्देश्य, लेखिका परिचय और विधा, ये सारी जानकारी पहले प्राप्त करते हैं, फिर हम लोग आगे पाठ पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। पाठ 8 नीलू। उद्देश्य है, यह पाठ हमारे अंदर पशुओं के प्रति प्रेम भाव, सहृदयता तथा सेवा भाव जागृत करती है। यानी हमारे मन के अंदर पशुओं के प्रति प्रेम की भावना, सहृदयता और सेवा भाव, यानी कि जिस प्रकार से हम सबकी सेवा, हमें जो है अपने घर में जो बुजुर्गों की सेवा, बड़े की सेवा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें पशुओं की भी सेवा करनी चाहिए। ये सारे विचार हमारे मन में जागृत रहती है, यानी हमको जो है उसके लिए प्रेरित करती है। विधा है संस्मरण। तो हर एक पाठ में अलग अलग विधाएं हैं। कहीं कहानी है, कहीं पर निबंध आता है, कहीं पर कविता आती है। आज जो यह पाठ है वह संस्मरण है। प्यारे बच्चों, संस्मरण क्या होता है? ऐसे संस्मरण जो है कि जब लेखक अपने किसी भी घटना को, अपने जीवन में हुए किसी भी घटना को याद करके उसे लिखता है, तो उसे हम संस्मरण कहते हैं। संस्मरण यह है, वह स्मरण से बना हुआ है। किससे बना हुआ? स्मरण। स्मरण मतलब याद करना। तो संस्मरण क्या होता है? जब लेखक अपने किसी भी अतीत की घटना को याद करके उसको अपने लेख में लिखता है, तो उसे हम संस्मरण कहते हैं। तो विधा क्या है? संस्मरण है। और लेखिका जो है वह महादेवी वर्मा जी हैं। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखिका का परिचय, यानी महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर हम लोग अपने पाठ का अध्ययन करेंगे। लेखिका परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च सन 1907 में हुआ था और इन्हें आधुनिक युग की मीराबाई भी कहा जाता है। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों जयशंकर प्रसाद, निराला और सुमित्रा नंद पंत के साथ चौथे स्तंभ के रूप में मानी जाती हैं। छायावादी युग की अगर जहां पर जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत की बात होती है, तो वहीं लेखिका के रूप में सबसे बड़ा जो नाम आता है वह महादेवी वर्मा का भी है। वे अंतिम समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्या बनी रहीं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीप शिखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के राही आदि। उन्हें कई सम्मान पुरस्कार भी प्राप्त हुए, जिनमें प्रमुख रूप से इनकी जो कृति है यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो कि उन्हें मरणोपरांत मिला है, ये सारे पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुए। और उनकी मृत्यु 11 सितंबर सन 1987 को हुई। यह तो लेखिका का सामान्य सा जीवन परिचय था। आइए अब हम लोग पाठ के बारे में जानते हैं कि पाठ में है क्या। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण नीलू पशुओं की समझदारी, वफादारी और मार्मिक संवेदनाओं को वर्णित करने वाली रचना है। इसमें लेखिका ने नीलू और उसकी माँ लूसी, जो कि नीलू एक कुत्ता होता है, उसकी लूसी जो होती है कुतिया होती है, जो उसकी माँ होती है, तो लूसी का भावपूर्ण चित्रण किया है। लूसी का सेवा भाव उन्हें अचंभित करता है, तो नीलू का उनके प्रति पुत्र समान प्रेम भी भाव विभोर कर देता है। प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं। आइए देखिए। नीलू की कथा उसकी मां की कथा से इस प्रकार जुड़ी है
कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती है। उसकी अल्सेशियन माँ लूसी के नाम से पुकारी जाती थी। हिरणी के समान वेगवती, सांचे में ढली हुई देह, जिस पर काला आभास देने वाले भूरे पीले रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली पर छोटी आंखें, सजग बड़े कान और सघन रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली पूंछ सब कुछ उसे राजसी विशेषता देता था। थी भी तो वह सामान्य कुत्तों से भिन्न। यह तो लूसी के बारे में था कि जो लूसी है और नीलू एक दूसरे के बिना दोनों अपूर्ण हो जाते हैं। और जो लूसी है या नीलू की माँ अल्सेशियन कुत्तिया थी, हिरणी के समान वेगवती थी, मतलब तेज दौड़ने वाली थी, और ऐसा उसका देह यानी उसका शरीर था जैसे किसी सांचे में ढला हुआ है, जिस पर काला आभास देने वाले भूरे पीले रोम यानी भूरे और पीले रंग के बाल थे। बुद्धिमानी पता देने के लिए काली लेकिन छोटी आंख भी थी। उसके कान जो है बड़े बड़े थे और शरीर पर सघन और रोएदार बाल थे। पिछले पैरों पर टखनों तक छूते वाला पूंछ भी था, जो उसे एक राजसी विशेषता देता है, मानो वह राजघराने का कुत्ता हो। थी भी वह सामान्य कुत्तों से भिन्न। आगे देखिए क्या होता है। उत्तरायण में जो पगडंडी दो पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी, उसके अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान थी, जिससे आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। शीतकाल में यह रास्ता बर्फ से ढक जाता था। तब दुकान तक पहुंचने में असमर्थ उत्तरायण के निवासी लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा थैला या चादर बांधकर उसे सामान लाने भेज देते थे। बर्फ में मार्ग बना लेने की सहज चेतना के कारण वह सारी रुकावटों को पार कर दुकान तक पहुंच जाती। दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपए और सूची आदि लेने के उपरांत सामान की गठरी उसके गले या पीठ से बांध देता और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती। किसी किसी दिन तो उसे कई बार आना जाना पड़ता था, पर लूसी को मंगवाने वालों के भुलक्कड़पन से भी कोई शिकायत नहीं रही। गले में कपड़ा बांधते ही वह तीर की तरह दुकान की दिशा में चल देती। एक दिन अधिक ऊंचाई पर बसे किसी पर्वतीय गांव में बर्फ में भटकता हुआ एक भोटिया कुत्ता दुकान पर आ गया और लूसी से उसकी मैत्री हो गई। तो लूसी जो है वह उत्तरायण में जो पगडंडी थी, दो पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी, और उसके अंत में जहां पे मोटर स्टॉप यानी बस स्टॉप था, वहां पर एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वहां के लोगों के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त होती थी। और शीतकाल में यानी ठंडी के दिनों में यह रास्ता जो है वह बर्फ से ढक जाता था और दुकान में पहुंचने के लिए लोग असमर्थ हो जाते थे। तब क्या होता था कि लूसी के गले में वहां के लोग रुपए और सामग्रियों की, खाद्य सामग्री की जो सूची होती थी, लिस्ट होती थी, उसको और रुपए उसके गले में बांधकर एक बड़ा सा थैला उसके गले में लटका दिया करते थे और वह सामान लाने उसको भेज देते थे। और बर्फ में मार्ग बना लेने की सहज चेतना के कारण क्या होता था, वह सारी रुकावटों को, सारी बर्फीले रास्ते को तेजी से पार करते हुए दुकान पर पहुंच जाया करती थी। और दुकानदार के पास जो पहुंचती थी तो वहां पर उसके गले से रुपया और सूची ले लेते थे और जो भी खाद्य सामग्री देना होता था वह उसको देकर या उसके गले से या उसके पीठ से बांधकर दे देते थे और वह उन बर्फीले रास्तों को पार करते हुए सकुशल वापस लौट आती थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि लोग अपने सामान को भूल जाते थे तो उसे कई बार जाना पड़ जाता था। गले में कपड़ा बांधते, जैसे उसके गले में कपड़ा बांधा जाता था जाओ सामान लाने के लिए, वह तीर के समान यानी इतनी तीव्र गति से दुकान की ओर चल देती थी। एक दिन क्या होता था, अधिक ऊंचाई पर बने किसी पर्वतीय गांव से बर्फ से भटकता हुआ एक भोटिया कुत्ता दुकान पर आ जाता है और लूसी से उसकी मैत्री दोस्ती हो जाती है। अब आगे देखिए क्या होता है।
उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, किंतु उनमें से एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरा उस ठिठुरने वाली परिवेश से जूझने लगा। 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक आने जाने लगी थी। एक संध्या के झुटपुटे में लूसी ऐसी हो गई कि फिर लौट ही न सकी। शीतकाल में घ्राण शक्ति के कुछ कुंठित हो जाने के कारण कुत्ते लकड़बग्घे के आने की गंध पाने में असमर्थ रहते हैं और उसके अनायास आहार बन जाते हैं। लूसी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह बच्चा तो कुछ जानता ही न था। एक दिन पहले ही उसकी आंखें खुली थी, अतः मां से अधिक वह दूध के अभाव में शोर मचाने लगा। दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर उसे पिलाया जाता, पर रजाई में भी वह मां के पेट की उष्णता खोजता और न पाने पर रोता चिल्लाता रहता। अंत में हमने उसे कोमल ऊन और अध बुने स्वेटर की डलिया में रख दिया, जहां वह मां के सामीप सुख से भ्रम में सो गया। डलिया में वह ऊन की गेंद जैसा ही लगता था। जब हम प्रयाग लौटे तो उसे भी साथ लाना पड़ा। तब क्या होता था तो उसी सर्दियों के दिन में ही लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन एक जो था ठंड के कारण उसी समय मर जाता है, लेकिन दूसरा जो था ठिठुराने वाले परिवेश में जूझने लगता है। 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर से दुकान तक आने जाने लगती है। एक दिन संध्या में छुटपुटे में लूसी ऐसी हो गई कि फिर वह लौट ही न सकी। शीतकाल में घ्राण शक्ति के कुछ कंटित हो जाने के कारण कुत्ते जो होते हैं, जो पहाड़ पर जंगलों में लकड़बग्घे होते हैं, उसको सूंघ पाने में असमर्थ हो जाते हैं और इस प्रकार से कुत्ते जो हैं वह लकड़बग्घे के शिकार हो जाया करते थे। लगता है लूसी के साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि फिर वह दोबारा नहीं लौट सकी। अब लूसी के लिए जितने भी लोग थे सारे लोग रोते हैं, पर जिसे सबसे ज्यादा रोना चाहिए यानी उस बच्चे को जो पिल्ला जो कि लूसी ने जन्म दिया था, उसे तो पता भी नहीं था, क्योंकि एक दिन पहले ही वह अपने आंख को खोला था। वह जितना तो अपनी मां के लिए नहीं रोया, बल्कि वह दूध के अभाव में सबसे ज्यादा चिल्लाया। अब उसे दुग्ध चूर्ण यानी जो पाउडर वाला दूध होता है, उससे दूध बनाकर उसे पिलाया जाता और रजाई में मां के पेट की उष्णता की खोजता और न पाने पर वह चिल्लाता और गर्माहट पाने के लिए वह रजाई में जाता, और जब लगता था कि वह मां की तरह नहीं है तो वहां पर रोता और चिल्लाता। अंत में कोमल ऊन के द्वारा अधबुने स्वेटर के डलिया में उसको रख दिया गया, जहां पे वह मां के भ्रम में सो गया। डलिया में वह ऊन की गेंद जैसा ही लगता था और जब हम यानी लेखिका कहती जब हम प्रयाग लौटे तो उसे भी साथ में लाना पड़ा। आगे देखिए, बड़े होने पर रोमों के भूरे, पीले और काले रंगों के मिलन से जो रंग बना था वह एक विशेष प्रकार का धूप छाही हो गया था। धूप पड़ने पर एक की झलक मिलती थी, छाह में दूसरे की ओर, दिए के उजाले में तीसरे की। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी। सिर ऊपर की ओर अन्य कुत्तों के सिर से बड़ा और चौड़ा था और लंबोतरा पर सुडौल। पूंछ अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ के समान सघन रोमों से युक्त पर ऊपर की ओर मुड़ी कुंडलीदार थी। पैर अल्सेशियन कुत्तों के पैरों के समान लंबे पर पंजे भोटियों के समान मजबूत, चौड़े और मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे। उन गोल और काली कोर वाली आंखों का रंग शहद के रंग के समान था, जो धूप की तरल में सुनहला हो जाता था और छाया में जमे हुए मधु सा पारदर्शी लगता था। इस प्रकार से जो है नीलू जो कुत्ता था यानी पिल्ला था, उसके बारे में बताया गया वह किस प्रकार से लगता था कि उसके लंबे पैर थे, सुडौल थे, कुछ भोटिया कुत्ते से मिलता जुलता था और कुछ जो है अल्सेशियन कुत्तों से मिलता जुलता था। बहुत ही सुंदर था। उसकी आंखों का रंग जो था वह शहद के समान था, धूप में तरह सुलहना हो जाया करता था और छाया में जमे हुए मधु सा पारदर्शी लगता था। यह तो उस कुत्ते के बारे में यानी नीलू के बारे में था कि वह किस प्रकार से देखने में
लगता था। आकृति की विशेषता के साथ उसके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची दीवार को भी वह एक छलांग में पार कर लेता था। रात्र में उसका एक बार भौंकना भी वातावरण की स्तब्धता को कंपित कर देता था। मैंने अनेक कुत्ते देखे और पाले हैं, किंतु कुत्ते के दैन्य से रहित और उसके लिए अलभ्य दर्प से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा है। उसके प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अवज्ञा के साथ फेंक कर दिया जाता तो वह उसकी ओर देखता तक भी नहीं था। खाना तो दूर की बात, यदि उसे किसी बात पर झिड़क भी दिया जाता था तो बिना बनाए वह मेरे सामने भी नहीं आता था। विगत 12 वर्ष से उसके बैठने का स्थान मेरे घर का बाहरी बरामदा ही रहा, जिसकी ऊपरी सीढ़ी पर पोर्टिको के सामने बैठकर वह प्रत्येक आने जाने वाले का निरीक्षण करता रहता था। मुझसे मिलने वालों में वह प्रायः सबको पहचानता था। किसी विशेष परिचित को आया हुआ देखकर वह धीरे धीरे भीतर आकर मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता था। उसका इस प्रकार आना ही मेरे लिए किसी मित्र की उपस्थिति की सूचना थी। मुझसे आ रही हूं सुनने के उपरांत वह पुनः बाहर अपने निश्चित स्थान पर जा बैठता था। तो आकृति की विशेषता और बल, स्वभाव, उस बल के साथ साथ उसके स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची ऊंची दीवार भी वह एक छलांग में ही पार कर लेता था। रात्र में वह इस प्रकार से भौंकता था कि मानो पूरे वातावरण को कंपित कर देता था। मैंने अनेक कुत्ते पाले और देखे थे, लेकिन उसके लिए अलभ्य दर्प से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा था। इस प्रकार से उसकी विशेषता थी। और यहां तक कि उसका जो प्रिय खाद्य था, चाहे कितना भी प्रिय खाने का सामान उसके लिए हो, लेकिन अगर उसे हम फेंक कर देते थे तो वह उसे हाथ भी नहीं लगाता था। खाना तो दूर की बात, यदि किसी बात पर हम लोग उसे झिड़क देते थे, डांट देते थे, तो वह बिना मनाए मानता ही नहीं था। विगत 12 साल से, यानी पिछले 12 साल से उसके बैठने का स्थान मेरे घर का बाहरी बरामदा ही था, जिसकी ऊपरी सीढ़ी में पोर्टिको के सामने वह बैठकर प्रत्येक आने जाने वालों का निरीक्षण किया करता था। और जो भी हमसे मिलने आता था वह प्रायः सबको पहचानता था। प्रायः मिलने वाले जो भी रोज लोग आते थे उसे पहचानता था। लेकिन कोई विशेष मित्र आता था, विशेष परिचित आता था, वह धीरे धीरे आकर हमारे पास आता था। वह बहुत धीरे धीरे आता था, तो मैं समझ जाती थी कि कोई जरूर हमारा खास मित्र आया है। और जब मेरे द्वारा वह सुन लेता था आ रही हूं, तब वह वापस जाकर अपने उचित स्थान पर बैठ जाता था। प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग इस संस्मरण में, यानी नीलू जो पाठ है, यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे की जो कहानी है वह हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।